क्लास 12 सी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। बच्चों, पिछले दिनों मैंने अध्याय 7 उत्पादन फलन, अंग्रेजी में जिसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, फलन का मैंने अर्थ बताया था, उसे उदाहरण सहित मैंने समझाए थे। आज मैं आपको उत्पादन फलन की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, फेयर कॉपी में लिखना भी है। उत्पादन फलन की विशेषताएं। नंबर 1, उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग समस्या है, न कि आर्थिक समस्या। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, किसी वस्तु के उत्पादन में तकनीकी ज्ञान का होना जरूरी है, लेकिन भौतिक साधनों का भी तकनीकी ज्ञान का होना जरूरी है, लेकिन भौतिक साधनों का भी। अब प्रश्न यह है, किसी वस्तु के उत्पादन में केवल तकनीकी ज्ञान हो तो ही चलेगा? आर्थिक समस्या भी तो हो सकती है। रुपये पैसे नहीं होंगे तो आप किसी वस्तु के उत्पादन की ना तो सामग्री खरीद सकेंगे, उत्पादन के लिए ना जमीन होगी, और न ही आप उसकी सीमा को, उसकी मात्राओं को निर्धारित कर सकेंगे। उत्पादन फलन का कार्य साधनों तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा के संबंध को व्यक्त करता है। उत्पादन की भौतिक मात्रा के संबंध को व्यक्त करता है। इसकी अपनी कोई मौद्रिक विशेषताएं नहीं होती। इसकी अपनी कोई मौद्रिक विशेषताएं नहीं होती। अतः उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग समस्या है, न कि आर्थिक। समझ नहीं पाते हैं, इसकी विशेषताओं में यही मुख्य है। समझ में नहीं आता कि किसी वस्तु के उत्पादन में तकनीकी ज्ञान जरूरी है या आर्थिक यानी पैसों का होना। नंबर 2, उत्पादन फलन कीमत निरपेक्ष होता है। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, उत्पादन फलन कीमत निरपेक्ष होता है। उत्पादन फलन वस्तु तथा साधनों की कीमतों से पूर्णतया स्वतंत्र होता है। साधनों की कीमतों से पूर्णतया स्वतंत्र होता है। यह केवल भौतिक मात्रा से संबंध रखता है। यह केवल भौतिक मात्रा से संबंध रखता है, परंतु कीमतों से स्वतंत्र होने के बावजूद उत्पादनकर्ता इस बात का निर्णय करते समय कि किस वस्तु को कितनी मात्रा में उत्पादन करे, किस वस्तु को कितनी मात्रा में उत्पादन करे, ये कीमतों को ध्यान में अवश्य रखता है। हमें इतनी वस्तु उगाना है, इतनी वस्तु का प्रोडक्शन करना है, कितनी कीमत में यह वस्तु बन जाएगी, इसका निर्माण हो जाएगा, वो उत्पादनकर्ता को अवश्य ध्यान में रखना पड़ता है। नंबर 3, समय से संबंधित होता है। उत्पादन फलन की मुख्य विशेषताओं में समय से संबंधित होता है। बच्चों ध्यान से आप सुनेंगे, फेयर कॉपी में लिखना है। उत्पादन फलन एक दिए हुए समय या निश्चित समय के अंदर ही होता है। उत्पादन फलन एक दिए हुए समय या निर्धारित समयावधि में ही होता है। अगर समय निकल गया तो ना तो उत्पादन होगा, ना किसी वस्तु की उपज होगी, ना पैदावार होगी। एक निश्चित समय में ही उत्पादन होता है। उत्पादनकर्ता को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 4, उत्पादन फलन एक दी हुई टेक्नोलॉजी से
संबंधित होता है, तकनीकी ज्ञान से संबंधित होता है। किसी भी उत्पादनकर्ता को इंजीनियरिंग ज्ञान, तकनीकी ज्ञान हो तभी वह किसी वस्तु का उत्पादन कर सकेगा। तकनीकी ज्ञान के अभाव में वो किसी वस्तु या उपज को पूरी तरह से नहीं कर पाएगा, बाधाएं उत्पन्न होंगी। उत्पादन फलन टेक्नोलॉजी या तकनीकी ज्ञान को स्थिर मानकर चलता है, क्योंकि तकनीकी ज्ञान के परिवर्तित हो जाने पर उत्पादन फलन भी परिवर्तित हो जाए। कोई इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, टेक्नोलॉजी ज्ञान है, तभी किसी वस्तु का उत्पादन करने की क्षमता उसमें होगी और उस क्षमता में समय समय पर परिवर्तन होगा तो उत्पादक वस्तु में भी परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगी। उत्पादन फलन एक दी हुई टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है। बच्चों ध्यान से नंबर 5, उत्पादन फलन साधनों की प्रतिस्थापन संभावनाओं को स्वीकारता है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन को प्रयोग में लाया जाता है। किसी एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का प्रयोग करके हम तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। यह उत्पादनकर्ता एवं उसकी तकनीकी ज्ञान का ही कमाल है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का प्रयोग उत्पादनकर्ता करके किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है। उदाहरण के लिए एक श्रमिक के स्थान पर मशीन को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। किसी काम को करने के लिए श्रमिक या मजदूर कोई व्यक्ति लगता है तो उसकी अनुपस्थिति में एक मशीन के द्वारा उस वस्तु का उत्पादन हम कर सकते हैं। आसानी से होगा। उत्पादनकर्ता को बस उस मशीन के बारे में विस्तृत जानकारी रखनी होगी। इसी कारण उत्पादन फलन साधनों की पूर्ण विभाज्यता को मान लेता है। इसी कारण उत्पादन फलन साधनों की पूर्ण विभाज्यता को मान लेता है। नंबर 6, उत्पादन फलन स्थैतिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। बच्चों ध्यान से सुनेंगे। उत्पादन फलन स्थैतिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। उत्पादन फलन में वस्तु तथा साधनों की कीमत को स्थिर मान लेते हैं। उत्पादन फलन में वस्तु तथा साधनों की कीमत को स्थिर मान लेते हैं। इस वस्तु को इतने ही साधन लगाकर हमें बनाना होगा या निर्माण करना होगा। इतने ही समय में, इतने ही साधनों में इस वस्तु का निर्माण हो सकेगा। उत्पादन फलन में वस्तु तथा साधनों की कीमत को स्थिर मान लेते हैं। तकनीकी ज्ञान की एक दी हुई स्थिति होती है। तकनीकी ज्ञान की एक दी हुई स्थिति होती है तथा एक दिए हुए समय में संबंध व्यक्त करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनेंगे। उत्पादनकर्ता प्रोडक्शन मैनेजर किसी वस्तु के उत्पादन करने के पहले समय का ध्यान रखता है कि ये समय में, इतने समय में इन साधनों
से इस वस्तु का निर्माण होगा। बिना इसके ज्ञान के, बिना उन साधनों के, तकनीकी ज्ञान के अभाव में किसी वस्तु का उत्पादन असंभव है। अतः उत्पादन फलन विशुद्ध रूप से स्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय बन जाता है। विस्तृत रूप से स्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय बन जाता है। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के नियम, लॉज ऑफ रिटर्न्स। उत्पत्ति के नियम ध्यान से सुनेंगे, फेयर कॉपी में आपको लिखना भी है। उत्पादन कार्य के लिए विभिन्न साधनों का सामूहिक रूप से प्रयत्न, विभिन्न साधनों का सामूहिक रूप से प्रयत्न होना अति आवश्यक है। अब ये विभिन्न साधन क्या क्या है? श्रम, पूंजी, प्रबंध, इन सभी का सामूहिक प्रयत्न होगा तभी किसी वस्तु का निर्माण होगा, तभी किसी वस्तु को बनाया जा सकता है। श्रम, पूंजी, प्रबंध। और इन तीनों में समय समय पर अगर परिवर्तन हो जाता है तो उस वस्तु में हमें असमानता दिखाई देगी, कमी वृद्धि दिखाई देगी। अतः निश्चित मात्रा में श्रम की, पूंजी की, प्रबंध की व्यवस्था होगी तभी उत्पत्ति सही ढंग से होगी, अन्यथा हमें उत्पत्ति के साथ वस्तुओं में परिवर्तन दिखाई देगा। ध्यान से सुनेंगे। श्रम, पूंजी, प्रबंध आदि सब मिलकर यानी सभी के सामूहिक प्रयत्न से ही उत्पादन कार्य संपन्न होता है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इन तीनों में, श्रम, पूंजी, प्रबंध में किसे ज़्यादा मात्रा में रखे, किसे कम मात्रा में रखे, ताकि सही निर्माण हो सके, ताकि सही निर्माण हो सके। किसी दो में वृद्धि करके एक में कमी करते हैं, या किसी एक में वृद्धि करके दो में कमी करते हैं, तो भी उत्पादित वस्तु की मात्रा में कमी वृद्धि दिखाई देगी। उत्पादन में प्रवृत्ति यह है कि एक से नहीं होती। उत्पादन कर्ता को इन बातों का ध्यान रखना होगा। इस वस्तु के निर्माण में कितनी पूंजी लगेगी, कितना श्रम लगेगा, यानी कितने लोगों का योगदान होगा, प्रबंध क्या क्या साधनों को जुटा रही है, तभी वस्तु का निर्माण आसानी से होगा, सरलता से होगा। अन्यथा वस्तु नहीं बन पाएगी और उसमें असमानता दिखेगी। उत्पादन कार्य में कुछ साधनों की वृद्धि करने पर उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तनशील दिखाई देता है। कुछ साधनों में हम वृद्धि कर दिए और साधनों में वृद्धि हुई, लेकिन श्रम और प्रबंध में नहीं हुई, तो उत्पादित वस्तु में हमें विभिन्नता दिखाई देगी, असमानता दिखाई देगी। अतः अर्थशास्त्रियों द्वारा उत्पत्ति के 3 नियम बताए गए। बच्चों, उत्पत्ति के 3 नियम बताए गए हैं, ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1 उत्पत्ति ह्रास नियम, नंबर 2 उत्पत्ति वृद्धि नियम, और नंबर 3 है उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम, दूसरा उत्पत्ति वृद्धि नियम, तीसरा उत्पत्ति समता नियम यानी बराबरता का नियम। इसे ध्यान में रखकर ही उत्पादन कर्ता अपने काम को सही ढंग से अंजाम दे सकेगा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार
केवल उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ही उत्पत्ति का नियम है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा उत्पत्ति का सही नियम क्या है? उत्पत्ति का ह्रास नियम ही उत्पत्ति का सही नियम है। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम इसकी अस्थायी अवस्थाएं हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम ही सही नियम है, किंतु उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम ये सभी नियम अस्थायी अवस्थाएं हैं जो स्थायी नहीं है। समय समय पर ये परिवर्तित हो सकते हैं। इसे साधना के प्रतिफल के नाम से भी जाना जाता है। इसे साधना के प्रतिफल के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, ये तो हुए उत्पत्ति नियम। आज इतना ही।